हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेसन अप क्लासेस। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल कम्युनिटीज के जीवन को बदल के रख दिया। आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से इनके जीवन को बदला गया और किस तरह से नए नए चैलेंजेस आए और ब्रिटिश शासन ने इनके हर पहलू को कैसे नया रंग दिया या शायद कहना चाहिए इनका असली रंग छीन लिया। ब्रिटिश के रूल ने आदिवासियों के जीवन को कैसे बदला? इसके पीछे 5 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइबल चीफ का क्या हुआ, जो उनके ट्राइबल के जो चीफ थे, जो सरदार थे, उनका क्या हुआ। फिर हम बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की और कैसे ब्रिटिश का प्रेशर इनके ट्रेडिशनल फार्मिंग के तरीके को बदलता रहा। और भी बहुत कुछ बदल रहा था इनके बीच, जैसे नया फॉरेस्ट लॉ जो आदिवासियों को उनके जंगलों से दूर कर रहा था। ट्रेडर और मनी लेंडर्स का एक नया नुकसान भरा चैप्टर शुरू हो गया और आखिर में काम की तलाश में जो इन्हें घर से और अपनी जमीन से दूर ले जा रहा था। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिटिश रूल के आने से ट्राइबल चीफ की जिंदगी में क्या-क्या बदलाव आ गया। प्री ब्रिटिश एरा में ट्राइबल चीफ का स्टेटस कुछ अलग ही था। ये चीफ सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि अपनी कम्युनिटी के इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि आर्थिक और प्रशासनिक संरक्षक थे। उनके पास अपनी टेरिटरी होती थी, अपने पॉलिसीज होते थे और यहाँ तक कि लैंड और फॉरेस्ट को मैनेज करने का अधिकार भी। वो लोकल रूल्स बनाते थे और उनकी एटॉनमी पर कोई सवाल नहीं उठाता था। सच कहे तो एक तरह से वो अपने इलाके में उन्हीं का राज चलता था। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद तस्वीरें पूरी तरीके से बदल गई। अब चीफ को अपने ट्रेडिशनल अथॉरिटी की जगह ब्रिटिश लॉ के नीचे काम करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कुछ विलेज का कंट्रोल रखने और जमीनों को रेंट पर देने का परमिशन दिया, मगर अब उनके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब उन्हें कॉलोनियल गवर्नमेंट को ट्रिब्यूट देना पड़ता था और कम्युनिटी को ब्रिटिश के बिहाफ पर डिसिप्लिन करना पड़ता था। इस तरह ट्राइबल अथॉरिटी खोने के बाद ट्राइबल चीफ का वो रिस्पेक्ट कम हो गया जो उनके कम्युनिटी में हुआ करता था। ब्रिटिश लॉ के तहत अब वो सिर्फ नाम के चीफ रह गए थे। ब्रिटिश ने उन्हें लैंड टाइटल्स तो दिए, मगर उनके कम्युनिटी पर जो असली कंट्रोल था वो खत्म हो चुका था। अब बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की, यानी कि वो ट्राइबल कम्युनिटी जो खेती के लिए अपनी जगह को बदला करते थे। ब्रिटिश रूल को ये मोबाइल लाइफस्टाइल, जो आज यहाँ खेती कर रहे हैं कल कहीं और खेती कर रहे हैं, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता था। ये लोग हर सीजन में एक नई जगह जाते थे और ब्रिटिश के लिए इनको ट्रैक करना और इनके ऊपर नियम कानून लागू करना यानी कि रूल थोपना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो ब्रिटिश चाहते थे कि वो लोग एक जगह सेटल हो जाए और पीजेंट कल्टीवेटर बन जाए। तो देखा जाए इससे ब्रिटिश का फायदा क्या होगा? देखो, उनको एक स्टेडी रेवेन्यू मिलते रहेगा, यानी कि एक जैसा रेवेन्यू मिलते रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ब्रिटिश ने इस मोबिलिटी को रोकने के लिए लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। अब हर एक इलाके में जमीन की मापी की गई, राइट डिफाइन किए गए और रेवेन्यू डिमांड को फिक्स कर दिया गया। कुछ जो फॉर्चुनेट ट्राइबल मेंबर थे उनको लैंड ओनर का दर्जा दिया गया, लेकिन बाकियों को टीनेंट का दर्जा दिया गया, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो लेबर क्लास का दर्जा दिया गया। उन्हें लैंडलॉर्ड को रेंट देना पड़ता था, जो बाद में वही रेंट ब्रिटिश स्टेट को पे करते थे। यानी जो कम्युनिटी पहले अपने अनुसार मूव करती थी, अब उन्हें ब्रिटिश के अनुसार सेटल होना पड़ा। उनकी लाइफस्टाइल पर एक अलग तरह का रिस्ट्रिक्शन लग गया और इस लैंड सेटलमेंट के बाद शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का जो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। देखा जाए तो ब्रिटिश को रेवेन्यू और कंट्रोल तो मिला, पर इन ट्राइबल कम्युनिटीज ने अपनी स्वतंत्रता और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को खो दिया। अब जब ब्रिटिश ने झूम कल्टीवेटर्स को शिफ्टिंग कल्टीवेटर छोड़कर सेटल प्लॉट फार्मिंग अपनाने पर दबाव डाला, तो वो सोच रहे थे कि शायद ट्राइबल कम्युनिटी आसानी से एडजस्ट कर लेंगी। लेकिन असल में ये ट्रांजिशन इतना आसान नहीं था। जिस एरिया में पानी की कमी थी
जहां जमीन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, यानी कि जमीन की क्वालिटी खराब थी। वहां सेटल फार्मिंग करना मुश्किल ही नहीं, लगभग इम्पॉसिबल था। अब जिस झूम कल्टीवेटर ने सेटल फार्मिंग करने की कोशिश भी की, उन्हें अक्सर खराब उपज का सामना करना पड़ता था। ऐसे कंडीशन में उनके आर्थिक हालत खराब होने लगी और ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक की कमी की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। ब्रिटिश का ये प्लान कि सारे के सारे सेटल फार्मर बन जाए, ये प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया। इसी स्ट्रगल के दौरान नॉर्थ ईस्ट इंडिया के झूम कल्टीवेटर्स ने ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने जोर दिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है और वो इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। ये प्रोटेस्ट इतना वाइड स्प्रेड हो गया, इतना फैल गया कि ब्रिटिश को अधिकार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। उन्होंने कुछ फॉरेस्ट एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अनुमति दे दी। इस कॉम्प्रोमाइज के बाद कई कल्टीवेटर्स ने फिर से अपने पुराने तरीके अपनाए। हालांकि ब्रिटिश रूल के दौरान उन पे रिस्ट्रिक्शन हमेशा से बनी रहती थी। ब्रिटिश के खिलाफ ये रेजिस्टेंस इस बात का सिंबल बन गया कि इन कम्युनिटीज के लिए उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस उनकी पहचान का हिस्सा है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट लॉ की और उनसे ट्राइबल लाइफ पर क्या असर पड़ी। जब ब्रिटिश ने फॉरेस्ट लॉ लागू किए तो उनका एक बड़ा इरादा था। उन्हें लेबर की जरूरत थी, पेड़ों को काटने, लॉग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और खासकर रेलवे स्लीपर्स के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए उन्हें लेबर की ज़रूरत थी। लेकिन इसमें परेशानी क्या थी? ट्राइबल्स लोगों को फॉरेस्ट से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, यानी कि उनको फॉरेस्ट में अनुमति नहीं दी गई थी घुसने के लिए। इससे ब्रिटिश को लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए ब्रिटिश ने एक बहुत ही चालाक सॉल्यूशन निकाला। उन्हें झूम कल्टीवेटर्स को छोटे-छोटे पैचेस में, छोटे-छोटे फॉरेस्ट पैचेस में रहने की अनुमति दे दी। लेकिन इसके बदले उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर प्रदान करना था और फॉरेस्ट का देखभाल भी करना था। इससे फॉरेस्ट विलेज का एस्टैब्लिशमेंट तो हुआ, लेकिन ट्राइबल को लेबर प्रोवाइड करने और फॉरेस्ट का देखभाल करने का कंडीशन भी लग गया। ये फॉरेस्ट विलेज एक तरह से उनके ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल का एक नया रूप बन गया, लेकिन साथ ही उन्हें सस्ते लेबर बनने पर मजबूर कर दिया गया। उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनकी स्वतंत्रता अब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई थी। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज ने इस फॉरेस्ट लॉ को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने अपने ट्रेडिशनल वे को बचाने के लिए ब्रिटिश के नियमों का पालन नहीं किया और इल्लीगल तरीके से, इल्लीगल मतलब कि जो ब्रिटिश लॉ बना रहे हैं उनके विरुद्ध जाकर, और इल्लीगल हंटिंग और गैदरिंग जारी रखा। कई ट्राइबल कम्युनिटी ने तो खुली बगावत की, जैसे 1906 में असम में सोनग्राम संगमा रिवोल्ट और 1930 में सेंट्रल प्रोविंसेस में फॉरेस्ट सत्याग्रह। इस रिवोल्ट ने दिखाया कि ट्राइबल कम्युनिटीज अपने अधिकारों के लिए कितना जिद्दी और साहसी थे। उनका ये संघर्ष केवल जंगलों की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि उनकी पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए भी था। अगर आपको ये पीपीटी डाउनलोड करना है तो आप www.lessonup.online पे जाके इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि ट्राइबल्स कम्युनिटी कैसे अपने तरीके से जीते थे, लेकिन ब्रिटिश राज के आने के बाद चीजें तेजी से बदलने लगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ट्रेड और मार्केट का ट्राइबल कम्युनिटीज पर क्या असर पड़ता है। तो ये शुरुआत होती है ट्रेडर्स और मनी लेंडर के आने से। ये लोग फॉरेस्ट एरिया में ज्यादातर आने लगे और ट्राइबल्स को कैश में लोन यानी कि उधार देने लगे। पहले जो लोग अपनी जमीन और जंगल के ऊपर निर्भर थे, अब उन्हें बाजार और पैसों के नए चक्रव्यूह में फंसा दिया गया। जो लोग कभी जंगल के फ्री रिसोर्सेज पे निर्भर थे, अब वो पैसे और मार्केट के फर्जी सिस्टम से जूझने लगे। और इस बाजार के खेल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ सिल्क ग्रोवर्स का। आपको पता होगा, यूरोप के बाजार में इंडियन सिल्क का बहुत ही डिमांड था। इस डिमांड को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। झारखंड के हजारीबाग रीजन में जो संथल्स थे, वो ककून रियर करते थे, जो एक टाइम में
उनके लिए जीविका का जरिया बन गया। लेकिन यहाँ आया एक्सप्लॉयटेशन की असली कहानी। ट्रेडर्स के एजेंट जो लोन देने के बहाने जंगलों में आते थे, वो ककून को बड़े ही कम दाम में खरीदते थे, सिर्फ 3 से 4 रुपए में 1,000 ककून। और वही ककून आगे जाके बुर्दवान और गया जैसे शहरों में 5 गुना ज्यादा दाम पर बेचते थे। और इनसे सिर्फ ये जो मिडिल मैन थे, इनका फायदा होता था। जो असली काम करते थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता था। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? जो सिल्क ग्रोवर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी और मेहनत इसमें डाल दी, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ कुछ पैसे और बेचैनी। बाहर का बाजार उनके लिए एक दुश्मन बन गया और उन्हें लगा कि ट्रेडर्स और मार्केट उन्हें धोखा दे रहे हैं। इन सब के बाद उनकी जमीन गई और गुजारा खत्म हो गया। तो ट्राइबल्स को अपने घर छोड़ के काम की तलाश में दूर जाना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने जब टी प्लांटेशन और माइनिंग जैसे इंडस्ट्रीज में काम शुरू किया, तो ट्राइबल्स को वहां पे रिक्रूट किया गया, यानी कि वहां पे भर्ती किया गया। 19वीं सेंचुरी के एंड तक आसाम की चाय बागान और झारखंड के कोल माइंस ट्राइबल के लिए एक नई जगह बन गई। लेकिन ये जगह जीवन जीने के लिए तो नहीं था। ये तो एक मजदूरी का चक्रव्यूह था, जहां उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू बहुत ही कम वेजेस पे काम करना पड़ता। और इनका एक्सप्लॉयटेशन यही नहीं रुका। कॉन्ट्रैक्टर्स ने ट्राइबल को बहुत ही कम पैसे दिए और ये बात पक्की थी कि वो घर वापस नहीं लौट पाएंगे। जब एक बार वो इस नौकरी के चक्रव्यूह में फंस गए, तो वापस निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था उनके लिए। उन्होंने अपने ही देश में गुलामों की तरह जीना पड़ा या गुलामों की तरह काम करना पड़ा। ये वो वक्त था जब ट्राइबल ने सिर्फ अपनी जमीन या कल्चर नहीं खोया, बल्कि अपनी पूरी आज़ादी भी गवा दी और एक नए जमाने का जुल्म उनके जीवन पर चढ़ गया। जैसे जैसे ब्रिटिश हुकूमत का दबाव बढ़ने लगा, ट्राइबल्स के लिए अपनी जमीन और कल्चर को बचाना मुश्किल होता गया। लेकिन ये लोग जो जंगल के थे, उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। 19वीं सेंचुरी के दौरान भारत के अलग-अलग ट्राइबल ने ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ बगावत की। 1831 से 1832 तक कोल रिबिलियन, 1855 में संथल रिवोल्ट, 1910 में बेस्टर रिबिलियन और 1940 में वर्ली रिवोल्ट। ये सब वही टाइम था जब ट्राइबल्स ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। लेकिन इन सब में जो सबसे यादगार मूवमेंट था, वो था बिरसा मूवमेंट का आंदोलन। बिरसा मुंडा का जीवन भी इन बदलाव से अलग नहीं था। 1870s के आसपास एक गरीब परिवार में पैदा हुए। बिरसा ने अपना बचपन भोंडा के घने जंगलों में भेड़ बकरियां चरा के, बांसुरी बजाते और गांव के अखाड़ा में नाचते हुए गुजारा। लेकिन उनका परिवार गरीबी के कारण लगातार एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहा और इसी बेचैनी के बीच बिरसा ने मुंडास के पुराने अपराइजिंग और लीडर से सुना कि उनके गोल्डन एज के बारे में, एक ऐसा समय जब डीकूज का जुल्म नहीं था, यानी कि बाहरी लोग का जुल्म नहीं था और मुंडा अपने संस्कृति के साथ शांति से जीते थे। बिरसा ने अपना थोड़ा वक्त मिशनरी स्कूल में भी गुजारा, जहां उन्होंने क्रिश्चियनिटी और अपने खोए हुए राइट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। लेकिन इसी दौरान उनका एक वैष्णव प्रीचर के साथ भी संपर्क हुआ, जिन्होंने उन्हें शुद्धता और पवित्रता का मूल्य सिखाया। पर जैसे जैसे समय बीता, बिरसा ने मिशनरीज, लैंडलॉर्ड और उन सब दिखावा करने वाले लोग के खिलाफ आवाज उठाई जो मुंडा समाज को तोड़ रहे थे। ये इन्फ्लुएंस ने उन्हें एक नए सोच की तरफ ढकेल दिया, लेकिन उनका लक्ष्य सदा से मुंडास का भला था। लेकिन बिरसा का आंदोलन सिर्फ एक सियासी लड़ाई नहीं था, वो एक सामाजिक सुधार भी चाहते थे। मुंडास को उन्होंने समझाया कि शराब छोड़ दें, अपने गांव को साफ रखें और विच क्राफ्ट यानी कि जादू टोना जैसे पुरानी प्रथा को अपने जीवन से अलग करें। बिरसा का सपना था एक सतयुग का, एक ऐसा वक्त जब मुंडास अपनी जमीन पर शांति से खेती करते, अपने परंपरा और संस्कार के साथ जीते और दिखावा या धोखे से परे अपनी असली जिंदगी जीते थे। लेकिन बिरसा का सपना
सिर्फ एक सोशल रिफॉर्म तक सीमित नहीं था। उनका लक्ष्य मुंडा राज का स्थापना था, जहां ना कोई मिशनरीज, ना लैंडलॉर्ड्स, ना मनी लेंडर और ना ब्रिटिश सरकार हो। इस नए साम्राज्य में बिरसा मुंडा अपने लोगों का नेता बनने का सपना देख रहे थे। बिरसा मुंडा का ये आंदोलन एक मिसाल बन गया, ना सिर्फ एक लीडर के रूप में, लेकिन एक सपने के रूप में जो अपने लोगों को उनकी असली पहचान वापस दिलाने के लिए लड़ रहे थे। जैसे जैसे बिरसा मुंडा का सपना लोगों के बीच फैलता गया, उन्होंने एक नया स्लोगन दिया, डीकूज और यूरोपियन को हटाओ। मुंडास के लिए बिरसा ने इन सब को, जो डीकूज और यूरोपियन थे, उनको रावण का रूप दिया, एक प्रतीक जो हर जुल्म का दुश्मन था। बिरसा ने ना सिर्फ पुलिस स्टेशन और मिशन हाउस पर हमले किए, बल्कि उन्होंने मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड की संपत्ति को भी निशाना बनाया। ये लोग अपने हाथों में सफेद झंडा ले रहे थे, जो एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद का प्रतीक था। वो था बिरसा राज का झंडा। पर हर आंदोलन के साथ दुश्मन के इरादे भी बढ़ते हैं। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 2 साल तक जेल में रखा गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद 1897 में बिरसा ने अपने सपने को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, 1900 में कोलेरा डिजीज के कारण बिरसा मुंडा का ये सफर यहीं खत्म हो गया। उनका आंदोलन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उनकी मौत के साथ एक बड़ा सपना का अंत जरूर हुआ, लेकिन उनका सपना कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। बिरसा का आंदोलन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकने पे मजबूर किया। उन्होंने एक नया कानून बनाया जो ट्राइबल्स के जमीन को डीकूज के हाथ में जाने से बचा सके, और इसे एक बड़ी विक्ट्री की तरह देखा गया। ये आंदोलन सिर्फ एक जमीन और कानून की लड़ाई नहीं थी, ये एक मिसाल थी ट्राइबल्स की, जो एक होकर ब्रिटिश राज्य के खिलाफ अपने प्रतीक और अपने संस्कारों के जरिए आवाज उठा सकते थे। बिरसा मुंडा का नाम हमारे इतिहास में हमेशा एक प्रतीक रहेगा, ट्राइबल रेजिस्टेंस का। बिरसा मुंडा का सपना तो अपनी जिंदगी में अधूरा रहा, लेकिन उन्होंने एक रोशनी जलाई थी। उसका असर आज भी नहीं मिट पाया है। आज भी उनका नाम मुंडा राज और ट्राइबल के हक के लिए लड़ाई का एक प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।